हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली इंग्लिश एजुकेटर। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का एक और प्ले जो कि एक ट्रेजेडी है, रिवेंज ट्रेजेडी हैमलेट। तो चलिए देर ना करते हुए हैमलेट को शुरू करते हैं। तो प्लीज़ अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हैमलेट। हैमलेट डेनमार्क से कुछ दूरी पर एक खूबसूरत देश था। वहाँ हैमलेट नाम का राजा राज्य करता था। उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी के साथ हुआ। दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे तथा एक दूसरे के लिए हमेशा प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। विवाह के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कुमार हैमलेट रखा गया। बचपन से ही वह माता की अपेक्षा पिता से अधिक प्रेम करता था। महाराज हैमलेट का क्लॉडियस नामक एक छोटा भाई भी था। वह उन्हीं के साथ रहता था। इस प्रकार वे सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। हैमलेट के राज्य में सुख समृद्धि का वास था। उसने लोगों की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। यही कारण था कि प्रजा ऐसा राजा पाकर स्वयं को धन्य समझती थी। एक दिन भयंकर दुर्घटना घटी। राजा हैमलेट स्वर्ग सिधार गए। उनकी मृत्यु के बारे में क्लॉडियस के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। आंखों में आंसू भरकर उसने भारी मन से घोषणा की कि एक जहरीले सर्प के काटने से महाराज हैमलेट काल का ग्रास बन गए हैं। हैमलेट की मृत्यु का समाचार प्रजा पर कड़कती बिजली बनकर गिरा। प्रजा अपने राजा हैमलेट को बहुत चाहती थी। इस समाचार ने उन्हें दुख के गहरे सागर में डुबो दिया। सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। इस दुर्घटना का सबसे बुरा असर राजकुमार हैमलेट पर पड़ा। वह अपने पिता से बहुत स्नेह करता था। उसका अधिकांश समय उन्हीं के साथ व्यतीत होता था। उसका नन्हा दिल पिता की मृत्यु से बिल्कुल टूट गया। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते। उसकी भूख, प्यास और नींद समाप्त हो गई थी। किसी तरह समझा बुझाकर उसे सुलाया जाता, परंतु आधी रात के समय पिता को पुकारते हुए वह बिस्तर से उठ बैठता। उसके बाद सारी रात करवटें बदलते या रोते हुए गुजार देता था। इसी प्रकार 2 महीने बीत गए, लेकिन अब भी उसके दिल दिमाग पर पिता की छाप ताज़ा थी। एक पल के लिए भी वह पिता को नहीं भूलता था। वह उनके कक्ष में जाकर घंटों रोया करता था। अभी वह स्वयं को संभाल भी नहीं पाया था कि एक दिन एक समाचार सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस माँ ने जीवित रहते उसके पिता को अथाह प्यार दिया था, जो उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर रहती थी, उसी ने उसके चाचा क्लॉडियस के साथ विवाह कर लिया था। इस बारे में उसने उसे भी कुछ बताना उचित नहीं समझा था। सारा कार्य बड़े गुप्त ढंग से संपन्न हुआ था। यह विवाह किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता था। जहाँ रानी सुंदरता की मूर्ति थी, वहीं क्लॉडियस बहुत काला, भद्दा और समान काठी का व्यक्ति था। ढूंढने पर भी उसमें कोई गुण नजर नहीं आता था। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो वह किसी भी तरह से रानी और सिंहासन के योग्य नहीं था। परंतु यह बात केवल हैमलेट समझता था। रानी तो इस ओर से अपनी आंखें मूंद रखी थी। रानी ने इस विवाह के लिए बहुत जल्दी अपनी स्वीकृति दे दी थी। यही बात हैमलेट को सबसे अधिक चुभती थी। उसके पिता को गुजरे अभी 2 महीने ही हुए थे और उसकी माँ ने दूसरा विवाह कर लिया था। पति के लिए उसकी माँ के मन में जो प्रेम था, जो समर्पण भाव था, वह इतनी जल्दी कहाँ लुप्त हो गया। इस बात ने हैमलेट को चिंता में डाल दिया। एक दिन हैमलेट अपने कक्ष में बैठा पिछले कुछ महीनों में घटित घटनाओं के बारे में सोच रहा था। तभी एकाएक उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। इस विवाह के पीछे कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं। उसने पुनः सभी कड़ियों को जोड़ा और सिलसिलेवार सोचने लगा। सबसे पहले जहरीले सर्प के काटने पर मेरे पिता की मृत्यु हुई है, परंतु इसके बारे में केवल क्लॉडियस को पता था। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने और मेरी माँ ने विवाह कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिता की मृत्यु के पीछे इन दोनों का हाथ हो। कहीं इन्होंने ही तो सर्प बनकर उन्हें नहीं डस लिया। राज सिंहासन का लोभ अच्छों को बुरा काम करने के लिए विवश कर देता है। अवश्य इन्होंने लोभ में आकर मेरे पिता को मरवा दिया और अब वे इस राज्य को हथिया लेना चाहते हैं। हैमलेट जितना सोचता उतना ही विचारों की गुत्थियों में उलझता जाता। अधिक सोचने के कारण दिन दिन उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। शरीर सूख कर कांटे की तरह हो गया। चेहरा पीला पड़ गया। आंखें अंदर की ओर धंस गई। लोग उसकी हंसी सुनने को तरस गए। उसके स्थान पर अब वह अत्यंत गंभीर और खोया खोया सा दिखाई देता था। एक दिन वह महल के शाही बाग में टहल रहा था। तभी एक पहरेदार आया और डरते डरते बोला, राजकुमार, कुछ दिनों से मैं महाराज को महल में देख रहा हूँ।
अवश्य वह उनकी आत्मा है जो 3 दिन से दिखाई दे रही है। यद्यपि उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी चाल ढाल से लगता है कि वे किसी को ढूंढ रहे हैं। यह बात हेमलेट के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं थी। उसके पिता की आत्मा अभी भी महल में उपस्थित है। यह जानकर जहाँ उसे प्रसन्नता हुई वहीं वह सोच में पड़ गया। धीरे धीरे उसे विश्वास हो गया कि हो न हो महाराज उसे ही ढूंढ रहे हैं। अवश्य वे उससे कुछ कहना चाहते हैं। अंततः राजकुमार ने आत्मा पिता से मिलने का निश्चय कर लिया। उसी रात वह पहरेदारों के साथ उस स्थान पर जा बैठा जहां उसके पिता की आत्मा को भटकते हुए देखा गया था। उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। आधी रात का समय था। राजकुमार की आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी एक पहरेदार पास आकर धीरे से बोला, यह देखिए राजकुमार, चबूतरे पर महाराज की आत्मा। राजकुमार ने जल्दी से चबूतरे की ओर देखा। राशि पोशाक पहने एक छाया धीरे धीरे चलती हुई उसकी ओर आ रही थी। चाल ढाल और वस्त्रों से राजकुमार पहचान गया कि यह उसके पिता ही हैं। उन्होंने वही पोशाक पहन रखी थी जो मृत्यु के समय उनके शरीर पर थी। चांद की रोशनी में वे उसे स्पष्ट नजर आ रहे थे। वह पिताजी कहकर तेजी से उनकी ओर लपका। पहरेदारों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह स्वयं को छुड़वा कर उस ओर बढ़ गया। जब दोनों के बीच कुछ कदमों की दूरी रह गई, तब उस छाया ने उसे एक एकांत कोने की ओर चलने का संकेत किया। एक पल के लिए हेमलेट का चेहरा पसीने से भीग उठा। वह सोचने लगा, कहीं वह कोई और प्रेतात्मा तो नहीं जो उसके पिता के वेश में वहाँ घूम रही है। कहीं वह उसका हित न कर दे। वह जहाँ का तहाँ रुक गया। तभी उसकी अंतरात्मा बोली, राजकुमार, व्यर्थ का संदेह मत करो। इनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारे पिता हैं। राजकुमार के मन का भय समाप्त हो गया और वह छाया के साथ एक कोने में पहुंचा। छाया ने नजरें उठाकर इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था जो उनकी बातें सुन सके। आश्वस्त हो जाने के बाद छाया के मुख से पहला शब्द निकला, कुमार, मेरे बेटे। एक लंबे अरसे के बाद अपने पिता की स्नेहयुक्त आवाज़ सुनकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला रूंध गया। दिल चाहा कि वह दौड़कर पिता से लिपट जाए, उनसे लाड़ करे, परंतु उन्होंने उसे रोक दिया। तब राजकुमार स्वयं को संयत करते हुए बोला, पिताजी, अभी तक आप इस प्रकार भटक क्यों रहे हैं? कौन सी बात आपकी मुक्ति में बाधा बन रही है? क्यों आपकी आत्मा बेचैन है? मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से बताइए। छाया धीरे से बोली, पुत्र, इन सब का एक ही कारण है और वह कारण है मेरी रहस्यमयी हत्या। हत्या? यह क्या कह रहे हैं आप? पिताजी, चाचा जी ने तो कहा था कि आपकी मृत्यु सर्प के काटने से हुई थी। राजकुमार ने आश्चर्य में भरकर पूछा, कुमार, मेरी मृत्यु सर्प के काटने से नहीं हुई, मेरी हत्या हुई है। तुम्हें यही बात बताने के लिए अब तक मेरी आत्मा भटक रही थी। आज इस रहस्य से पर्दा उठाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। छाया शांत स्वर में बोली, परंतु आपकी हत्या कौन कर सकता है? किसने यह नीच काम किया है? आप मुझे बताइए। उस दुष्ट को तो मैं स्वयं अपने हाथों से दंडित करूंगा। राजकुमार उत्तेजित होते हुए बोला, शांत हो जाओ कुमार, यह कार्य आवेश में आकर करने का नहीं है। तुम मन को शांत करके धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनो। राजकुमार कुछ देर तक आंखें बंद करके स्वयं को शांत करता रहा। फिर उसने पिता से सारी बात बताने के लिए कहा। तब छाया सत्य से पर्दा हटाते हुए बोली, कुमार, मेरी हत्या करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना ही भाई क्लादियस है। मेरी हत्या क्लादियस ने की है। जिस दिन मेरी मृत्यु हुई उस दिन मैं सभी दैनिक कार्य निपटाकर शाही बाग में विश्राम कर रहा था। ठंडी हवाओं के कारण मुझे नींद आ गई। उस समय कोई भी मेरे आसपास नहीं था। अवसर उचित जानकर क्लादियस वहाँ आया और मेरे कान में विषैले द्रव्य की 2 बूंदें डाल दी। उस द्रव्य के प्रभाव से मेरी नसें जल उठी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने के बाद शांत हो गया। इस तरह उसने सब कुछ छीनकर भटकने के लिए मुझे इस लोक में धकेल दिया। कुमार, यदि मुझसे प्यार है तो प्रतिज्ञा करो, तुम क्लादियस से मेरी मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लोगे। तभी मेरी आत्मा को शांति और मुक्ति मिलेगी, अन्यथा मैं युगों युगों तक इसी प्रकार भटकता रहूँगा। राजकुमार को पहले से क्लादियस पर शक था। पिता की बात से उसके शक को यकीन में बदल दिया था। वह प्रतिज्ञा करते हुए बोला, पिताजी, क्लादियस ने आपको मुझसे छीना है। मैं उससे आपकी हत्या का प्रतिशोध लेकर रहूँगा। जब तक मैं प्रतिशोध नहीं लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कुमार, तुम अपनी माता को क्षमा कर देना। उसने जाने अनजाने जो पाप किया है उसका फल उसे स्वयं ईश्वर प्रदान करेंगे। इसके बाद छाया वहाँ से अदृश्य हो गई। हेमलेट ने बेचैन होकर पिता को पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। अंततः वह सिर झुकाए कक्ष में लौट आया। हेमलेट ने जो प्रतिज्ञा की थी वह उससे जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहता था, जिससे उसके पिता की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन ऐसे कार्य में जल्दबाजी उसकी असफलता का कारण भी बन सकती थी। इसलिए उसने योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य करने का निश्चय किया।
हेमलेट अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का था। किसी की हत्या का षड्यंत्र रचना तो दूर, वह किसी को बुरा भला भी नहीं कह सकता था। इसके अतिरिक्त क्लॉडियस के गुप्तचरों की भी उस पर कड़ी नज़र थी। हेमलेट सतर्क था, इसलिए गुप्तचरों की निगरानी की बात जानता था। उसे सबसे पहले इस निगरानी से छुटकारा पाना था, तभी वह कोई योजना बना सकता था। अतः उसने एक चाल चली और पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। उसने ऐसा अभिनय किया कि उसकी चाल ढाल, व्यवहार और हरकतों को देखकर सभी को उसके पागल होने का विश्वास हो गया। क्लॉडियस को उससे कोई खतरा नहीं रहा, उसे चुनौती देने वाला पागल हो चुका है। इस विचार ने उसे राजकुमार की ओर से लापरवाह बना दिया। इसी के चलते उसने गुप्तचरों को भी निगरानी से हटा दिया। दरबार में एक वजीर था जिसकी ओफेलिया नाम की एक पुत्री थी। राजकुमार उसे बहुत प्रेम करता था, परंतु ओफेलिया उससे दूर दूर रहती थी। सभी ने सोचा कि शायद प्यार में मिली असफलता ने ही राजकुमार के होशो हवास छीन लिए हैं। यह बात हेमलेट के लिए मददगार सिद्ध हो सकती थी। उसने इसका लाभ उठाने का निश्चय कर उसी समय ओफेलिया के नाम एक पत्र लिखा। पत्र की भाषा बहुत ही उलझी हुई और अटपटी सी थी। किसी के लिए भी उसे समझना बहुत मुश्किल था। फिर भी उसका सार केवल इतना था कि ओफेलिया से बहुत प्रेम करता था। इसी के कारण उसका यह हाल हुआ है। ओफेलिया ने यह पत्र पिता और उसने क्लॉडियस को दिखाया। उसका रहा सहा संदेह भी जाता रहा। उसने राजकुमार को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया। अब वह कहीं भी बेरोक-टोक आ जा सकता था। हेमलेट ने जैसा सोचा था उसमें वह पूरी तरह से सफल रहा। अब उसने योजना बनाकर क्लॉडियस के विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। उन्हीं दिनों नगर में एक नाटक मंडली आई हुई थी। वह प्रतिदिन नाटक का मंचन करती थी। उसमें एक राजा की हत्या के षड्यंत्र के बारे में दिखाया जाता था। वह दृश्य इतना स्वाभाविक और वास्तविकता के पास प्रतीत होता था कि दर्शकों की आंखें भर आती, उनका मन दुखी हो जाता। यह नाटक बड़ा लोकप्रिय हुआ। राजकुमार हेमलेट ने भी एक बार वह नाटक देखा था। उसे देखकर उसे अपने पिता के मृत्यु का दृश्य याद आ गया। तभी उसे एक विचार सूझा। उसने सोचा नाटक मंडली के साथ मिलकर राजा की मृत्यु के दृश्य में फेरबदल कर दिया जाए और उसे देखने के लिए क्लॉडियस को आमंत्रित किया जाए। यदि अपने पाप को लेकर उसके मन में जरा भी पश्चाताप हुआ तो उसके हाव भाव ही उसके गुनाह को प्रकट कर देंगे। यह सोचकर उसने नाटक मंडली के सदस्यों को महल में आमंत्रित किया और उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखते हुए बोला, मैंने एक नाटक लिखा है। मेरी इच्छा है कि आपकी मंडली के अनुभवी कलाकार उसमें मंचन करें। इसके लिए आपको उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। राजकुमार, आपके लिखे नाटक में काम करके हम स्वयं को धन्य समझेंगे, लेकिन क्या हम नाटक की कथा संक्षेप में सुन सकते हैं? इससे हमें नाटक को समझने में आसानी हो रहेगी। नाटक मंडली के प्रमुख ने प्रसन्न होकर कहा। राजकुमार नाटक की कथा सुनाते हुए बोला, यह नाटक गुंजाक नामक राजा की कहानी है। गुंजाक वियना नगरी का एक राजा था। वह अपनी रानी बेप्तिस्ता को बहुत प्रेम करता था। रानी भी उसे दिलो जान से चाहती थी। राजा का लोसियन नामक एक चचेरा भाई था। एक दिन गुंजान शाही बाग में सो रहा था। उस समय लोसियन ने उसके कान में विषैले द्रव्य की कुछ बूंदें डाल दी। इसके फलस्वरूप राजा की जान चली गई। फिर लोसियन ने बेप्तिस्ता से विवाह कर लिया और उस नगरी का राजा बन बैठा। हेमलेट की यह कहानी क्लॉडियस के पापकर्म पर आधारित थी। बस बदले थे तो केवल पात्रों के नाम। नाटक मंडली को कहानी अच्छी लगी और उन्होंने उसमें काम करना स्वीकार कर लिया। निश्चित समय पर नाटक का मंचन हुआ। उसे देखने के लिए क्लॉडियस और रानी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। नाटक के आरंभ में रानी बेप्तिस्ता के सामने अपने प्यार की कस्में खा रही थी। यह दृश्य देखकर रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह पसीने से तरबतर हो गई। अगले देश में राजा को एक बाग में विश्राम करते दिखाया गया। दूसरी ओर से लोसियन विषैले द्रव्य की शीशी लेकर बाग में दाखिल हुआ। उसने सोते हुए राजा के कान में विष की बूंद डाल दी। अब चौंकने की बारी क्लॉडियस की थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जिस पाप को वह छिपा हुआ रहस्य समझ रहा था, सामने मंच पर उसका खुले तौर पर मंचन हो रहा था। उसकी सांसें थमने लगी। दिल सीना फाड़कर बाहर आने के लिए बेताब उठा। वहाँ और अधिक देर तक बैठना उसके लिए असंभव हो गया। अतः तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वह रानी सहित वहाँ से चला गया। इस नाटक के मंचन के पीछे हेमलेट का जो उद्देश्य था वह पूरा हो चुका था। वह एक कोने में बैठा सब देख रहा था। उसके पास ही उसका एक विश्वसनीय मित्र बैठा था। दोनों ने क्लॉडियस और रानी के चेहरों के उड़ते हुए रंग को देखा था। बार बार घबराकर एक दूसरे को देखना और माथे से पसीना पोंछना भी उनसे छिपा नहीं था। जब ये दोनों नाटक छोड़कर जा रहे थे तब हेमलेट ने मित्र से कहा, मित्र, क्लॉडियस की बेचैनी उसके अंदर उसके चोट को उजागर कर रही है। इसमें कोई शक नहीं रहा कि उसने ही मेरे पिता की हत्या की है।
मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। यही तुम्हारे पिता का हत्यारा है। वह मित्र आवेश में भरकर बोला, शांत हो जाओ मित्र, दीवारों के भी कान होते हैं। यह स्थान इस प्रकार की बातों को करने का नहीं है। हम इस विषय में बाद में बात करेंगे। हैमलेट ने तेजी से मित्र को चुप करवा दिया। नाटक समाप्त हुआ और सभी उसकी प्रशंसा करते हुए वहाँ से चले गए। उसी रात रानी ने एक आवश्यक काम का बहाना करके हैमलेट को अपने कमरे में बुलाया। हैमलेट को पता था कि नाटक देखने के बाद क्लादियस और भी सतर्क हो जाएगा तथा अपनी चालें चलना शुरू कर देगा। इसलिए जब उसकी माँ ने उसे अपने कक्ष में बुलाया तो वह समझ गया कि निर्णायक समय पास आ पहुँचा है। उसे अपनी माँ से घृणा होने लगी, क्योंकि वह भी हत्यारे का साथ दे रही थी, लेकिन उसे अपने पिता के शब्द याद थे। इसीलिए उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी माँ का कोई हित नहीं करेगा। किसी प्रकार स्वयं को नियंत्रित करके हैमलेट रानी के कक्ष में प्रविष्ट हुआ। उस समय रानी खिड़की के पास खड़ी बाहर की ओर देख रही थी। कदमों की आहट पाकर वह मुड़ी और संबोधित करते हुए बोली, आओ कुमार बैठो, आपको जो कहना हो ऐसे ही कह दें। हैमलेट ने रूखे स्वर में कहा, तो सुनो कुमार, तुम जो कुछ कर रहे हो वह ठीक नहीं है। अपने पिता के विरुद्ध ऐसा कार्य करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्यों कर रहे हो ऐसा? इस बार रानी का स्वर थोड़ा कठोर हो गया था। हैमलेट समझ गया कि रानी का संकेत क्लादियस की ओर है। उसका मुंह कड़वाहट से भर उठा और वह तीखे स्वर में बोला, आप किस पिता की बात कर रही हैं? वह जो वास्तव में मेरे पिता थे, या फिर उसकी जो मेरा पिता बनने की कोशिश कर रहा है? रानी उसके पास आकर बोली, मैं महाराज क्लादियस की बात कर रही हूँ। अब वे ही तुम्हारे पिता हैं। क्लादियस के लिए पिता शब्द सुनकर राजकुमार का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह मुंह से आग उगलते हुए बोला, क्लादियस मेरा पिता कभी नहीं हो सकता। वह मेरे स्वर्गीय पिता का हत्यारा है। उस आस्तीन के सांप को पिता कहने से पहले मेरी जिह्वा जल जाएगी। मेरी तलवार उसका रक्त पीने के लिए तरस रही है। जब तक उस पापी को मैं मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजकुमार का ऐसा रौद्र रूप देखकर रानी भय से थर थर कांपने लगी। उसे लगा मानो स्वयं महाराज उसके सामने आकर खड़े हो गए हों। वह कुछ कदम पीछे हटी और तेजी से कक्ष के बाहर जाने के लिए मुड़ी। सामने आकर खड़े हो गए हो? लेकिन राजकुमार ने आगे बढ़कर उसका मार्ग रोक लिया और कठोर स्वर में बोला, रानी माँ, जाने से पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, अन्यथा मैं आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे ऐसे बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं यहाँ से जा रही हूँ, देखती हूँ तू क्या करता है। यह कहकर जैसे ही रानी ने आगे कदम बढ़ाया वैसे ही राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया। रानी ने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रही। राजकुमार का गुस्से से भरा चेहरा देखकर वह पहले ही भयभीत थी। हाथ पकड़ने की घटना से उसका साहस में जवाब दे गया। वह सहायता के लिए चिल्लाने लगी। तभी बरामदे में लगे पर्दे के पीछे से भी बचाओ बचाओ की आवाज़ें आने लगी। यह आवाज़ किसी पुरुष की थी। क्लादियस पर्दे के पीछे खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन रानी को खतरे में पड़ा देखकर वह सहायता के लिए सैनिकों को पुकार रहा है। यह सोचकर हैमलेट ने तलवार निकाल ली और रानी को छोड़कर पर्दे के पास पहुंच गया। फिर उसने बिना पर्दा हटाए तलवार से उस पर वार कर दिया। कच्छ में एक चीख गूंजी और फिर धड़ाम की आवाज आई। सब कुछ शांत हो गया। पर्दे के पीछे छिपा आदमी मारा जा चुका था। यह सोचकर राजकुमार निश्चिंत हो गया था। वह उस व्यक्ति को देखना चाहता था। उसने आगे बढ़कर पर्दा एक और सरका दिया। जमीन पर ओफेलिया के पिता की लाश पड़ी थी। वह क्लादियस का विश्वास पात्र था और उसी के कहने पर वहां छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। राजकुमार के मुंह से अफसोस भरी आह निकली। अनजाने में मैंने इनकी हत्या कर दी। इसके लिए ओफेलिया मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। इसके बाद हैमलेट रानी की ओर मुड़ा। उसके हाथ में खून सनी तलवार देखकर रानी की सांसें उखड़ने लगी। हालत ऐसी हो गई मानो उसके प्राण निकलने वाले हों। हैमलेट ने तलवार नीचे रख ली और रानी के कंधों पर हाथ रखकर स्नेह से भरे स्वर में बोला, माँ, तुझे मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। मैंने तुम्हारे अंश से जन्म लिया है। आज भी मैं तुम्हारा उतना ही सम्मान करता हूँ जितना पहले करता था। परंतु माँ, यह सच है कि क्लादियस ने महाराज की हत्या की है। उसके हाथ महाराज के खून से रंगे हुए हैं। उसने सिंहासन पर अधिकार करने के लिए ही आपसे विवाह किया है। उस जैसे पापी और नीच का साथ देकर आप अपने वंश को कलंकित कर रही हैं। राजकुमार की बातें सुनकर रानी की नज़रें शर्म से झुक गई। उसके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। हैमलेट ने माता का चेहरा ऊपर उठाया और दीवार पर टंगी महाराज की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए बोला, देखो माँ, पिताजी हमारी ओर कितनी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। वे अपने हत्यारे से प्रतिशोध चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम एक साथ क्लादियस को उसके किए की सजा दें। इस काम में आप मेरी सहायता करेंगी? मुझसे
से यह स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसके मन में ममता का सागर हिलोरे लेने लगा। उसने पुत्र को गले से लगा लिया। हेमलेट उसे सांत्वना देते हुए बोला, तुम चिंता मत करो माँ, मैं क्लादियस को उसके किए की सजा अवश्य दूंगा। मुझे सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है। जिससे मैं तभी कमरे में एक स्वर गूंज उठा जिसने राजकुमार की बातों को पूरा कर दिया, अपने पिता की हत्या का बदला ले सकूं। राजकुमार ने चौंककर स्वर की दिशा की ओर देखा। वहाँ उसके पिता की आत्मा खड़ी हुई थी। वह खुशी से चीख पड़ा, पिताजी आप आ गए पिताजी। महाराज की आत्मा शांत स्वर बोली, पुत्र मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे कर्तव्य की याद दिलाने आया हूँ। तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा याद है ना कुमार? तुम्हें क्लादियस से मेरी हत्या का बदला लेना है। पिताजी मैं यह बात कभी नहीं भूल सकता। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। उसे अपने पाप का फल अवश्य भुगतना होगा। राजकुमार उत्तेजित होकर बोला, पुत्र याद रखना, जब तक क्लादियस जीवित है तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं इसी तरह यहाँ वहाँ भटकता रहूँगा। उससे प्रतिशोध ही मेरी मुक्ति का एकमात्र उपाय है। यह कहकर राजा की आत्मा दृश्य हो गई। रानी आश्चर्यचकित होकर कभी राजकुमार को देख रही थी तो कभी उस स्थान की ओर जिस ओर राजकुमार मुँह करके बोल रहा था। न तो उससे वहाँ कोई दिखाई दिया, न ही उसने किसी की आवाज़ सुनी, परंतु उसे अपने चारों ओर सर्द सी एक लहर अवश्य महसूस हो रही थी। उसी के कारण वह थर थर काँप रही थी। हेमलेट जानता था कि रानी महाराज की आत्मा की उपस्थिति से पूरी तरह अनजान है, इसीलिए उसने भी इस विषय में उसे कुछ नहीं बताया। वह केवल इतना ही बोला, माँ आप क्लादियस से सावधान रहना। जो पापी एक हत्या कर सकता है उसे दूसरी हत्या करने से कोई डर नहीं लगेगा। अगर उसे पता चल गया कि आप मेरा साथ दे रही हैं तो वह आपको भी जीवित नहीं छोड़ेगा। इसीलिए जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। यह कहकर वह कक्ष से बाहर चला गया। उधर क्लादियस को गुप्तचरों द्वारा माता पुत्र के इस मिलन की खबर मिल गई थी। उसने निश्चय कर लिया कि वह कल ही राजकुमार को विदेश भेज देगा। दूसरे दिन प्रातःकाल उसने हेमलेट को बुलाया और कठोर स्वर में बोला, कुमार कल रात तुमने सबसे वरिष्ठ और वफादार वजीर की हत्या करके हमारे लिए संकट पैदा कर दिया है। इस घटना से प्रजाजन में क्रोध और असंतोष की लहर उठ रही है। इसीलिए उचित यही है कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। मैं इसका सारा इंतजाम भी कर दिया है। जब यहाँ सब कुछ शांत हो जाएगा तब तुम वापस लौट आना। इसके बाद उसने 2 विश्वसनीय अधिकारियों के साथ राजकुमार को जबरदस्ती जहाज पर चढ़ाकर विदेश भेज दिया। अफसरों को विशेष हिदायत दी गई थी कि मार्ग में अवसर देकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। राजकुमार उसके इरादों को भली भांति समझ रहा था, लेकिन वह विवश था। परंतु जाखों राखे साया मार सके न कोई। मार्ग में समुद्री डाकुओं ने जहाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों अधिकारी मारे गए। परंतु डाकुओं का सरदार हेमलेट को पहले से पहचानता था, अतः उसने उसे ससम्मान वापस डेनमार्क भेज दिया। डेनमार्क पहुंचते ही राजकुमार को एक बुरी खबर मिली। पिता की मृत्यु से ओफेलिया को गहरा सदमा पहुंचा था। इस सदमे को सहन न कर सकने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। उस समय उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इस खबर ने हेमलेट को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। वह विक्षिप्त की तरह तेजी से उस ओर भागा जहाँ ओफेलिया का शव रखा हुआ था। उसका भाई उसे दफनाने की तैयारी कर रहा था। उस समय क्लादियस रानी तथा अन्य दरबारीगण उसकी अंतिम क्रिया में उपस्थित थे। हेमलेट तेजी से भीड़ की ओर चीरता हुआ आया और ओफेलिया के शव से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। उसका भाई एक पल के लिए भौचक्का रह गया। फिर उसे याद आया कि इसी ने उसके पिता की हत्या की थी और इसी के कारण आज उसकी बहन उसे छोड़कर चली गई। उसने हेमलेट को पकड़ लिया और लात घूंसों से उसकी पिटाई करने लगा। हेमलेट को पीटते देख क्लादियस मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वह चाहता था कि आज उसके रास्ते से हेमलेट नाम का कांटा हमेशा के लिए निकल जाए, परंतु तभी कुछ दरबारियों ने आगे बढ़कर दोनों को अलग अलग कर दिया। ओफेलिया का बड़ा भाई क्लादियस को संबोधित करते हुए बोला, महाराज इसी ने मेरे पिता की हत्या की है। इसी के कारण मेरी बहन ने आत्महत्या की है। इसने मेरा घर उजाड़ दिया है। मैं इसे अपने हाथों से दंड देना चाहता हूँ। तुम्हारे आरोप 100% सही हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे तुम इस प्रकार दंडित करो। मैं तुम दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध निश्चित करता हूँ। इसमें जो विजयी होगा उसे ही जीवित रहने का अधिकार होगा। क्लादियस ने मन ही मन मुस्कुराते हुए अपना निर्णय दिया। इस निर्णय के पीछे क्लादियस का कुटिल दिमाग चल रहा था। वह जानता था कि ओफेलिया के भाई की तुलना में राजकुमार अभी बच्चा है। वह उसका सामना नहीं कर पाएगा। द्वंद्व युद्ध में नकली तलवारों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उसने ओफेलिया के भाई को असली तलवार थमा दी थी। उस तलवार में तेज जहर लगा हुआ था। यदि युद्ध में राजकुमार बच गया तो उसे मारने के लिए क्लादियस ने एक और षड्यंत्र रचा था।
उसने अपने पास एक शाही प्याला रखा था जिसमें शरबत के साथ साथ जल द्रव्य की कुछ बूंदें भी थी। युद्ध आरंभ होने से पूर्व उसने ये घोषणा की कि युद्ध में विजयी होने वाले को वह सम्मान के रूप में शरबत का शाही प्याला पेश करेगा। उसके इस षड्यंत्र से रानी भी अनजान थी। निर्धारित समय पर युद्ध आरंभ हुआ। उसे देखने के लिए सारा नगर रंगभूमि उमड़ आया था। पहले तो हेमलेट ओफिलिया के भाई पर हावी रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने हेमलेट पर प्रहार करने आरंभ कर दिए और फिर उसने उस पर एक प्राणघातक वार किया। हेमलेट ने खुद को बचाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु फिर भी तलवार ने उसके शरीर पर घाव बना डाला। जैसे ही विष हेमलेट के शरीर में गया, उसे भयंकर जलन होने लगी। वह समझ गया कि क्लारिस ने उसके साथ छल किया है। जहर तेजी से उसके शरीर में फैल रहा था। उससे अपनी मौत दिखाई देने लगी, परंतु मरने से पहले वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता था। अतः उसने ओफिलिया के भाई से तलवार छीनकर उसी के सीने में घोंप दी। फिर खून सनी तलवार उसने लेकर उसने क्लादियस की ओर देखा। उसका यह रूप देखकर रानी भयभीत हो गई। उसने घबराकर शाही प्याला उठाया और शरबत पी लिया। जहर ने अपना असर दिखाया और रानी तड़पते हुए वहीं ढेर हो गई। माँ को तरह तरह कर प्राण त्यागते देख हेमलेट को पिता की मृत्यु याद आ गई। इस पापी ने उसे इसी प्रकार तड़पा तड़पा कर मारा था। वह तेजी से क्लादियस की ओर लपका। जहर के असर के कारण उसके पैर पूरी तरह लड़खड़ा रहे थे, लेकिन गिरने से पहले वह किसी भी तरह क्लादियस तक पहुँच जाना चाहता था। उसने सारी शक्ति एकत्रित की और सिंहासन के सामने जा पहुंचा। क्लादियस ने भागने की कोशिश की, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हेमलेट ने उसके सीने में तलवार घोंप दी। क्लादियस भयंकर चित्कार करते हुए जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसने प्राण त्याग दिए। हेमलेट के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उतर आए। आखिरकार उसने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध ले लिया था। अब वह शांतिपूर्वक मर सकता था। उसे विश्वास था कि क्लादियस की मृत्यु के साथ ही उसके पिता की आत्मा मुक्त हो गई होगी। फिर उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो इस ट्रेजेडी का अंत यहीं पर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो बंद एंड करते हैं यहीं पर। थैंक यू।